नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में आयोजित इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी के साथ अशोक गहलोत के द्वारा मंच साझा करने और एक दूसरे की तारीफ करने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस कभी उद्योगों के खिलाफ नहीं रही। गहलोत ने कहा कि गौतम अडानी हो, अंबानी हो या अमित शाह के बेटे जय शाह, हम सबका स्वागत करेंगे यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं। हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बता दें, गौतम अडानी ने इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम में शामिल होकर 60,000 करोड़ से अधिक के निवेश का वादा किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने कई बार अडानी को गौतम भाई कहकर संबोधित किया, साथ ही दुनिया का दूसरा अमीर बनने पर बधाई भी दी। राजस्थान में उद्योगपति गौतम अडानी के आने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंच साझा करना चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है और कोई भी मुख्यमंत्री इससे मना नहीं कर सकता है। राहुल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर अडानी के बिजनेस की मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान की सरकार ने अडानी को गलत तरीके से बिजनेस दिया तो वो इसके खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन अगर नियमों के मुताबिक दिया गया है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह से कॉरपोरेट्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह से व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतीय व्यापार के पूर्ण एकाधिकार के खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे देश कमजोर होता है। आज हम जो देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार कुछ चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करके उनका एकाधिकार करा रही है। मालूम हो कि राहुल गांधी कई बार मोदी सरकार को 2-3 उद्योगपतियों की सरकार बताते रहे हैं और इसके जरिए वो बिना नाम लिए कुछ प्रमुख उद्योगपतियों पर हमला करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये पहले भी कई बार कहा है कि वो उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं, उनको गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के खिलाफ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरएसएस पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कई साल तक जेल में रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि नेताओं के नाम हैं, लेकिन जितना इतिहास उन्होंने पढ़ा है उसके मुताबिक आरएसएस उस दौरान अंग्रेजों की मदद कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर को अंग्रेजों से भत्ता मिलता था और ये सभी ऐतिहासिक तथ्य हैं और बीजेपी ने छुपा नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया और संविधान बनाया, जबकि आज़ादी की लड़ाई के दौरान बीजेपी कहीं नहीं थी। राहुल ने कहा कि बीजेपी इस देश को बांट रही है और देश में नफरत फैला रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव में जो 2 नेता उम्मीदवार हैं उनमें से किसी को भी रिमोट कंट्रोल कहना उनका अपमान करना होगा। भारत यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस फांसीवादी पार्टी नहीं है, हम बातचीत करने में भरोसा रखते हैं और कांग्रेस के भीतर अलग अलग विचारों का पूरी तरह सम्मान करते हैं। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उम्मीदवार हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी में अधिक समर्थन है क्योंकि उनकी ओर गांधी परिवार का भी झुकाव है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी सभी अटकलों को खारिज किया और कहा कि जो कोई भी पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा उसे फैसले लेने और संगठन चलाने की पूरी छूट होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। प्रशांत किशोर के द्वारा ये दावा किए जाने कि उन्हें नीतीश कुमार की ओर से पद का ऑफर दिया गया था। अब इस पर नीतीश कुमार का जवाब आया है। नीतीश कुमार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, ये गलत बात है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहें, हम लोगों को उनसे कोई लेना देना नहीं है और इस बात को अच्छी तरह जान गए हैं। हम तो दिल्ली में भी और पटना में भी कह दिया है और इस बारे में हम रोज़ रोज़ क्या बोलें, वो मेरे साथ रहते थे, मेरे घर में रहते थे, हम क्या बोलें, अब जिसको जहां जाना है जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सहयोगी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ दायर की गई सीबीआई के चार्जशीट को लेकर लालू प्रसाद का बचाव किया। दरअसल सीबीआई ने कांग्रेस की सरकार में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद के खिलाफ कथित नौकरी घोटाले में चार्जशीट दायर की है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है और साथ ही कहा कि बीजेपी आरजेडी की मुखिया के पीछे इसलिए जा रही है क्योंकि हमारी पार्टियां उनके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। नीतीश ने पत्रकारों से कहा कि 5 साल पहले क्या हुआ था, हमने राजद के साथ रास्ते अलग कर दिए थे, लेकिन मामले में कुछ नहीं हुआ, हमने इसमें सब कुछ देखा है, कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब जब हम भाजपा के साथ नहीं हैं, उन्होंने इसको लेकर फिर से शुरू कर दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बौद्ध धर्म के कार्यक्रम में शामिल होने और हिंदू देवी देवताओं के नाम मानने वाली शपथ लेने के बाद बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है और मंत्री को हटाने की मांग कर रही है। बीजेपी समर्थकों ने केजरीवाल के विरोध में आज गुजरात में रैली से पहले केजरीवाल के पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए। वहीं बीजेपी के हिंदू विरोधी होने के आरोपों के बीच आज केजरीवाल ने रैली में जय श्री राम का नारा भी लगाया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, वो मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन वो मुझसे नफरत करते हैं और अपनी नफरत में इतने अंधे हैं कि वो देवताओं का भी अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा उपराज्यपाल द्वारा लव लेटर भेजे जाने की टिप्पणी के एक दिन बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल को एक आधिकारिक कर्तव्य पत्र लिखा, जिसमें उन पर और उनके नेताओं पर सभी हदें पार करने का आरोप लगाया गया। वहीं उपराज्यपाल के पत्र का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा, आज एक और लव लेटर आया है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुली है। रोज ये लोग किसी न किसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। मैं दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका ये बेटा जिंदा है चिंता मत करना, आपका बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। वहीं उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पार्टी के लोगों द्वारा फैलाए जा रहे निराधार और तथ्यहीन भ्रामक बयानों का संज्ञान लें। मुझे खेद है कि आपने और आपके नेताओं ने सभी हदें पार कर दी हैं और संवैधानिक कर्तव्यों, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और शासन से भाग रहे हैं। आपकी सरकार जो विज्ञापनों और भाषणों के सहारे चलती है, वास्तविक काम से खुद को अलग करती दिख रही है। सक्सेना ने केजरीवाल को 6 पन्नों का पत्र लिखा। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर आज लगातार तीसरा दिन है जब अच्छी खबर नहीं है। लगातार 2 दिन हादसों के बाद आज सुबह दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस का चक्का जाम हो गया। इसके बाद ट्रेन को करीब 4 घंटे खड़े रहना पड़ा और रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद रेल प्रशासन ने यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए दिल्ली से दूसरा रैक मंगाया। खुर्जा में यात्रियों को दूसरे रैक में बैठाया गया। रेल अधिकारियों के निर्देश पर ट्रेन को किसी तरह खुर्जा लाया गया। वहीं टेक्निकल विभाग की टीम ने वंदे भारत ट्रेन को एग्जामिनेशन में रवाना किया है। बता दें, इससे पहले 2 दिन मुंबई से गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पहले भैंसों के झुंड से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई और अगले दिन गाय के टकराने से हल्की क्षतिग्रस्त हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 विधायकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। आरोप है कि नशे की हालत में दोनों विधायकों ने ट्रेन में 7 महीने के बच्चे के साथ सफर कर रही महिला से छेड़छाड़ की। रेलवे पुलिस ने दोनों विधायकों के खिलाफ एफआईआर करने के बाद जांच आरंभ कर दी है। मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस में आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने सत्य हिंदी को बताया कि सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। निरीक्षक शशि धुर्वे को जांच सौंपी गई है, उन्होंने जांच आरंभ कर दी है। बता दें, सिकरवार के मुताबिक रीवा से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक चलने वाली रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन में अपने 7 माह के बच्चे के साथ भोपाल आ रही एक 30 वर्षीय महिला ने एसी फर्स्ट के कूप में छेड़छाड़ होने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि करीब रात 11:50 पर सामने वाली बर्थ पर बैठे 2 लोगों यानी कि कांग्रेस विधायकों ने खाना खाया और फिर गंदी गंदी गालियां बकने लगे। उन्होंने नशे में मुझे हाथ भी लगाया और बुरी नज़र से देख रहे थे। घटना सामने आने के बाद से सत्तारूढ़ दल भाजपा ने कांग्रेस के दोनों विधायकों को निशाने पर ले लिया। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी से मांग की है कि मध्य प्रदेश और राजनीति को शर्मसार करने वाले दोनों विधायकों को बिना देर किए कांग्रेस से निकाल दिया जाना चाहिए। इधर दोनों ही विधायकों ने महिला के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विधायकों ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी सीट महिला और बच्चों को दी थी, बावजूद इसके अनर्गल आरोप लगाए गए। सुनील सर्राफ ने कहा कि हम रोज सफर करते हैं, हमारी उम्र 50 साल हो गई है, विधायक हैं, यही करेंगे क्या? मैं तो कटनी से बैठा, हमने तो छोटी लाइट में खाना खाया। सर्राफ ने आगे कहा, दरवाजा सही नहीं था, बज रहा था, इस कारण उनका बच्चा जग जा रहा था, तो हम क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ भाई ने इतना पूछा था कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वो उनकी बर्थ पर सो रही थी। हमने तो मेडिकल तक करवाने को कहा था, पता चल जाता हमने शराब पी या नहीं पी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति और वर्ण व्यवस्था को लेकर ऐसा बयान दिया है कि लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की वकालत की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि वर्ण और जाति की अवधारणा भूलनी होगी। आज अगर कोई इस बारे में बात करे तो समाज का हित चाहने वाले हर व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी सोच थी, जिसको अब भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ जो भेदभाव पैदा कर रही हो उसे हर तरह से खारिज कर देना चाहिए। भारत हो या फिर कोई और देश, पिछली पीढ़ियों ने गलतियां ज़रूर की हैं,
उन्होंने कहा कि समाज का भला सोचने वाले लोगों को ये मानना पड़ेगा कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी व्यवस्था थी जो अब प्रासंगिक नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि हमें उन गलतियों को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं, और अगर आपको ये लगता है कि हमारे पूर्वजों ने गलती की है, अगर हम ये मान लेंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी के पूर्वजों ने गलतियां की हैं। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने खुलासा किया है कि भारतीय वायुसेना अगले साल से महिला अग्निवीरों को शामिल करने की भी योजना बना रही है। इसके लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण चल रहा है और सारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। महिला अग्निवीरों के लिए हाल ही में आवेदन मांगे गए थे, जिसमें 7 सितंबर तक अप्लाई करना था। जिन लड़कियों ने महिला अग्निवीर के लिए आवेदन किया है, उनके एडमिट कार्ड 12 से 13 अक्टूबर तक आएंगे। इसमें आवेदन करने वाली लड़कियों की उम्र 17 से 23 साल रखी गई है। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में शामिल करना एक चुनौती है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारत के युवाओं की क्षमता का दोहन करने और इसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए सरकार ने एक नए वेपन सिस्टम यानी कि नई हथियार प्रणाली शाखा को भी मंजूरी दी है, जो वायुसेना में कई हथियार प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होगी। जनरल वीआर चौधरी ने शनिवार को वायुसेना दिवस पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे 3,400 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।